कभी सोचा है आपने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा आरबीआई हर साल इतना जबरदस्त प्रॉफिट कमाता कैसे है? और फिर उस पैसे का होता क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका असर सीधे सीधे हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो चलिए इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले लेट्स जस्ट लुक एट द नंबर्स। वाओ, इस साल आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, गेट दिस, अ सरप्लस ऑफ ओवर 2.6 लाख करोड़ रुपीस। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू, ये अमाउंट कई स्टेट्स के पूरे साल के बजट से भी कहीं ज्यादा है। एब्सोल्युटली मैसिव। तो फिर से वही बड़ा सवाल, इतना पैसा आता कहां से है? तो देखिए एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये ट्रांसफर कोई फ्रेंडली जेस्चर नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली लीगली मैंडेटेड। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का सेक्शन 47 है और वो साफ साफ कहता है कि आरबीआई को पहले अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो भी जरूरी फंड्स है उन्हें साइड में रखना है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है all of it has to go to the central government. The whole idea is कि central bank की earnings ultimately देश के ही काम आने चाहिए। Alright, so let's get into the first source of income. RBI की इनकम का सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल सोर्स क्या है? Well, it's simply printing currency. हाँ, आम करेंसी नोट्स क्रिएट करना। और इस कॉन्सेप्ट का एक खास नाम है सिग्नोरेज। बिल्कुल सही सुना, नोट छापने से भी आखिरकार प्रॉफिट होता है। तो ये सिग्नेराज है क्या चीज? एसेंशियली ये वो स्पेशल इनकम है, वो प्रॉफिट है जो आरबीआई को बस इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसके पास देश में करेंसी इशू करने का एक्सक्लूसिव राइट है। इट्स अ पावर दैट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिट। ओके, सो हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? इसको आराम से समझते हैं। स्टेप 1, आरबीआई करेंसी इशू करता है, राइट? अब ये जो नोट आपके हाथ में है, ये टेक्निकली आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी है, एक आईओयू, पर ऐसी आईओयू जिस पर उसे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं देना। स्टेप 2, फिर इस पैसे से आरबीआई आगे जाकर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स खरीदता है। सोचिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। और बस स्टेप 3, इन एसेट्स से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वही आरबीआई का सीधा सीधा प्रॉफिट बन जाता है। इट्स अ रियली सिंपल बट ब्रिलियंट साइकिल। तो आखिर ये इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स होते क्या हैं? जैसा आप यहां देख सकते हैं, ये ज्यादातर बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और हाँ, कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज भी। द की थिंग टू रिमेंबर इज कि ये सारे के सारे आरबीआई के लिए एक स्टेबल, एक रेगुलर इंटरेस्ट इनकम का सोर्स हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सिग्न्योराइज से इनकम आ रही है, ये एक पैसिव रिकरिंग इनकम है। मतलब इसके लिए आरबीआई को रोज मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक स्ट्रक्चरल इनकम है जो बस आरबीआई की बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर की वजह से ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। ओके, बट वेट, आरबीआई सिर्फ पैसिवली ही पैसा नहीं कमाता। इनफैक्ट उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके एक्टिव मार्केट ऑपरेशन से आता है। और यहां पर चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग और थोड़ी डायनामिक हो जाती हैं। चलिए इसको सिंपल रखते हैं। देखिए दो सिनेरियोज हैं। जब बैंकिंग सिस्टम में कैश लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आरबीआई उस एक्स्ट्रा कैश को एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है। सिंपल। अब दूसरी तरफ जब लिक्विडिटी की कमी होती है तो आरबीआई सिस्टम में कैश इंजेक्ट करता है और इस बार वो उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। सो यू सी, इट्स अ कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। इन लिक्विडिटी ऑपरेशंस के अलावा आरबीआई के पास एक और बहुत पावरफुल टूल है जिसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या शॉर्ट में ओएमओ। यहां क्या होता है? यहां आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में उतरता है सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने के लिए। तो ये ओएमओ है क्या एग्जैक्टली? सिंपली पुट, ये ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग है और इससे आरबीआई को एक जबरदस्त पावर मिलती है इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने की। और इससे आरबीआई को प्रॉफिट कैसे होता है? दो तरीकों से। पहला तो है ट्रेडिंग गेन्स, सिंपल, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। और दूसरा, जो भी सिक्योरिटीज वो होल्ड कर रहा है उन पर उसे रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है जिसे हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं आरबीआई की इनकम के तीसरे बड़े सोर्स पर, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। देखिए इंडिया के पास इतने मैसिव फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, उनको मैनेज करना ही अपने आप में काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो यहां भी इनकम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला पार्ट है रिकरिंग इनकम। ये वो पैसा है जो आरबीआई को उन फॉरेन एसेट्स पर इंटरेस्ट और कूपन पेमेंट्स के फॉर्म में मिलता है जो उसने होल्ड किए हुए हैं। काइंड ऑफ लाइक पैसिव इनकम बट फ्रॉम फॉरेन एसेट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज फॉरेन एसेट्स? जैसा आप देख सकते हैं, दीज आर जनरली वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट्स। वी आर टॉकिंग यूएस ट्रेजरीज, दूसरी स्टेबल इकोनॉमीज के बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स के पास रखे हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही स्टेडी और रिलायबल इनकम स्ट्रीम इंश्योर करते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर और ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है।
दिस इज ट्रेडिंग इनकम। ये पैसा फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग से जनरेट होता है। नॉर्मली आरबीआई ये इसलिए करता है ताकि इंडियन रुपी की वैल्यू में जो उतार चढ़ाव है उसको मैनेज किया जा सके। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से आरबीआई ने यूएस डॉलर्स तब खरीदे जब एक्सचेंज रेट चल रहा था 75 रुपीस। फिर कुछ टाइम बाद जब रेट बढ़कर 83 रुपीस हो गया तो आरबीआई ने वो डॉलर्स बेच दिए। तो ये जो 8 रुपए पर डॉलर का सीधा सीधा डिफरेंस है, वही है आरबीआई का रियलाइज्ड ट्रेडिंग गेन। सिंपल एज दैट। ओके, तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर आरबीआई इतना सारा प्रॉफिट कमा ही रहा है तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट को ट्रांसफर क्यों नहीं कर देता? व्हाई डज इट कीप सम ऑफ इट फॉर इटसेल्फ? कुछ हिस्सा अपने पास क्यों रखता है? वेल, इसका जवाब है एक चीज में जिसे कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। बेसिकली आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर बिमल जलान, उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आरबीआई को फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए हमेशा एक सर्टेन लेवल का कैपिटल मेंटेन करना ही होगा। और ये कैपिटल है क्या? बेसिकली ये देश के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करता है। आप इसे एक आर्थिक सुरक्षा कवच, एन इकोनॉमिक शील्ड की तरह सोच सकते हैं। तो इस सेफ्टी नेट को बनाने के लिए आरबीआई अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग अलग फंड्स में ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है कंटिजेंसी फंड, दूसरा एसेट डेवलपमेंट फंड। इसके अलावा वो गोल्ड और फॉरेक्स की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके लिए भी अलग से रीवैल्यूएशन बैलेंसेस मेंटेन करता है। ये सारा इंतजाम बेसिकली फ्यूचर में आने वाले किसी भी फाइनेंशियल शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एंड में सारी बात घूम फिर के यहीं आती है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, प्रॉफिट अर्न करने की और फिर उसमें से कुछ रिटेन करने की, इसका मेन मकसद है एक मजबूत फाइनेंशियल बफर बनाना। क्यों? ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे और हम आगे आने वाले किसी भी अनसर्टेन टाइम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हों।